स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो हमारी जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें हम आपका अर्थव्यवस्था सीरीज को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वीडियो में यानी कि फर्स्ट लेक्चर जो हमने कराया था, उसमें अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को डिस्कस किया था। यानी कि 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे। और आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर्थिक नियोजन को डिस्कस करने वाले हैं। आर्थिक नियोजन और कृषि को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज हम जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक की तरफ। आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भारतीय नियोजन का इतिहास यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि भारत में आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राज्य के अभिकरणों द्वारा पेश की गई आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाना। तो ये आपका जो है वो आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो आर्थिक नियोजन भारत में का उद्देश्य क्या है, मतलब भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है गरीबी का निवारण, दूसरा उद्देश्य है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, तीसरा है आर्थिक समृद्धि, चौथा है क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना और पांचवा है आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को दूर करना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। इस समिति की सिफारिश पर, तो इस समिति की जो सिफारिश पर थी, इस पर ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। यानी कि 1947 में एक कमेटी बनाई जाती है आर्थिक नियोजन की जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यही कमेटी जो है वो सिफारिश करती है जिससे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये आपके गुलजारी लाल नंदा थे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। आपको पता ही होगा कि ये जो 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये हम आपको बताएंगे आगे पॉलिटी में, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे। अच्छा, विश्वेश्वरा योजना थी। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव जो था वो एम विश्वेश्वरा द्वारा लिखित यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया था। यह योजना 10 वर्षीय थी जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था: राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। ये विश्वेश्वरा जो ये प्लान था, इनकी जो बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसमें इनके द्वारा ये बताया गया था। आगे देखते हैं फिकी का प्रस्ताव, यानी कि जो फिकी प्रपोजल था वो क्या था। तो वर्ष 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का पूर्ण रूप होता है, ने राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकताओं को महत्व को समझा तथा इसका समर्थन भी किया। इसने नियोजन प्रक्रिया के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की। इसके बाद आगे आता है कांग्रेस योजना, यानी कि कांग्रेस प्लान क्या था। तो वर्ष 1938 में भारत में ये हम योजना है जो नियोजन, आर्थिक नियोजन है, इसका इतिहास पहले पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम 5 ईयर प्लान और जो लेटेस्ट योजना बनाएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कांग्रेस प्लान वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकताओं व संभावनाओं पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया। इसके बाद आपका आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में क्या था, तो भारत में 8 प्रमुख पूंजीपतियों ने द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता था। इन 8 पूंजीपतियों में जो शामिल थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, JRD टाटा थे, GD बिरला थे, लाल श्रीराम, कस्तूरभाई, लाल भाई, AD श्रॉफ,
जो आदर्श दलाल थे और जॉन मथाई, इन्हों के द्वारा जो था वो बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। यह योजना वर्ष 1944-45 में प्रकाशित हुई। इसमें से निम्न विषयों पर बल दिया गया था। तो कौन कौन से वो विषय थे जिन पर इसमें बल दिया गया था? तो यहाँ पे दिया गया है कृषि की जो पुनर्संरचना है, इस पे बल दिया गया था। औद्योगिकरण पर बल एवं लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके बाद अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु और उद्योगों का विकास, इसमें बल दिया गया था बॉम्बे प्लान में। इसके बाद आता है गांधीवादी योजना यानी कि गांधीयन प्लान। तो गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसके बाद आता है जन योजना यानी कि जो पीपुल्स प्लान था। तो एम.एन. रॉय द्वारा वर्ष 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास की प्राथमिकता दी गई। इसके बाद आता है आपका सर्वोदय प्लान। तो सर्वोदय प्लान क्या था? तो भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा प्रस्तुतिकरण वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कृषि और कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। तो ये आपकी थी सर्वोदय। तो ये जो था इतिहास पूरा, ये आर्थिक नियोजन का इतिहास था। इसके बाद आपकी जो है वो योजना आयोग के द्वारा जो है वो 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया जाता है। 5 ईयर प्लान जो कि यूएसएसआर से यानी कि उस समय का सोवियत संघ और वर्तमान समय का रूस, उससे हमने ये 5 ईयर प्लान लिया है। तो योजना आयोग को हम डिस्कस करते हैं। तो इसके आप लोग ये जो पीडीएफ में दिया गया है, इसका मैं एक अलग से स्क्रीनशॉट डाल लूँगा और पूरा ये आप इसका नोट्स अलग से भी बना सकते हैं। इसमें अब ये लक्ष्य और उपलब्धि भी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसको चलिए हम डिस्कस करते हैं पूरा। तो योजना अवधि यहाँ पे दी गई है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, इसका समय था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। लक्ष्य इसका था 2.1%। उपलब्धि हमने इसमें क्या हासिल की? तो 3.6% जो थी उपलब्धि हमने हासिल की। और मुख्य उद्देश्य में यहाँ पे आता है, यह पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। यानी ऐसे भी कभी पूछा जाता है कि कृषि आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी? तो जो मूल कृषि पर बढ़ावा देने के लिए किस योजना का उद्देश्य था? वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण इसी योजना का उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक ये पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है, जिसमें कि 4.5% लक्ष्य रखा गया था। हासिल जो हमने किया था 4.2% यहाँ पे हासिल किया गया था लक्ष्य को। यह योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में लगाया गया। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योगों का विकास, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जो उद्देश्य था, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे हम देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक ये इसकी अवधि थी, जिसमें हमने लक्ष्य रखा था 5.6% और हासिल जो लक्ष्य हमने किया था वो 2.8% यहाँ पे हासिल किया था। खाद्यान्न में उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, असमानता में कमी लाना। भारत चीन युद्ध जो था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। 1962 को भारत पाक युद्ध, 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। यानी कि जो इस योजना में था, इस योजना के समय एक तो भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, और इसके बाद 65 में हमने भारत पाक युद्ध भी देखा। और इसी समय, इसी योजना के समय ही भारत में जो था वो सूखा भी, बहुत भीषण सूखा पड़ा था। तो इसके कारण ये योजना जो थी अब अपना लक्ष्य जो प्राप्त नहीं कर पाई थी। इसके बाद आती है 3 वार्षिक योजनाएं।
जो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक चलती हैं। लक्ष्य इसमें कुछ नहीं रखा गया था, लेकिन जो हमने हासिल किया था वो 3.9% हमने हासिल किया था। इस दौरान चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई, मतलब वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने की थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और विश्व हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसमें आगे अब हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चलाई जाती है, जिसमें 5.7% हमने लक्ष्य रखा था। 3.3% लक्ष्य को हमने हासिल किया था। इस योजना को गडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। यह योजना असफल रही क्योंकि इसी समय भारत पाक युद्ध भी देखने को मिला, मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध जो था वो 1971 में फिर से देखने को मिला। युद्ध के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इसी योजना के समय 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जब 14 राष्ट्रीयकरण बैंकों का 14 वाणिज्य बैंकें थी, यानी कि जो प्राइवेट बैंकें थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी समय पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया था। और ये जो परमाणु परीक्षण पहला हुआ था, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और इस पंचवर्षीय योजना के समय भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और नाम जो परमाणु परीक्षण को दिया गया था वो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। विकास की प्रक्रिया में जो विकास की प्रक्रिया थी उसको तीव्र करना, समाज में समानता स्थापित करना, सूखा प्रवण क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू करना, ये चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये आपकी 1 अप्रैल यानी कि वो 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चलती है, जिसमें 4.4% हमने लक्ष्य रखा था और 4.8% हमने हासिल किया था, मतलब लक्ष्य से ज़्यादा हमने इसमें हासिल किया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर था। तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी के द्वारा जो दिया गया था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये आपका प्रश्न बनता है, ये पॉइंट दिया गया है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी योजना में दिया था। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया था, और इसके उद्देश्यों में जीवन स्तर को ढांचा उठाना, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसका जो उद्देश्य था, मतलब उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, और विशेष अधिकार समाज में कमजोर वर्ग को जो था उसके जीवन स्तर में भी सुधार करना। डीपी धार ने इस मॉडल को तैयार किया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो डीपी धार मॉडल पर आधारित थी। पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित थी, मतलब इस योजना में जो मुख्य उद्देश्य रखा गया वो गरीबी उन्मूलन, इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये रखा गया। इसके बाद अनवरत योजनाएं चलती हैं 1978 से लेकर 1980 के बीच में। आगे देखते हैं, आगे आपकी आती है छठवीं योजना, मतलब छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो समय था वो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक ये योजना चलती है, जिसमें हमने लक्ष्य रखा 5.2%, हासिल हमने किया 5.7%। इस योजना को प्रारंभ करने में जो टी.डी. लकड़वाल का योगदान था। इस योजना में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इस योजना में विद्युत उत्पादन में आर्थिक बल दिया गया, और जो इस योजना का अगला उद्देश्य था वो निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारित संरचनाओं का विकास करना, ग्रामीण भूमिहीन श्रम गारंटी कार्यक्रम जो RELGEP लाया गया था, यानी कि जो ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम था, ये भी इसी योजना में यानी कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक ये सातवीं पंचवर्षीय योजना चलती है। 5.0% का लक्ष्य हमने इसमें रखा था, हासिल जो हमने किया था वो 6% लक्ष्य हमने इसमें हासिल किया। रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ जो है वो इसी समय शुरू होता है।
इसके बाद 2 वार्षिक योजनाएं लाई गई 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के बीच में। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण वर्ष 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकीं, क्योंकि इस समय जो था पेमेंट बैलेंस का बहुत बड़ा एक क्राइसिस आया था और इस अवधि में लघु उद्योग विकास के लिए वर्ष 1990 में सिडबी की स्थापना की गई और वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई। यानी कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे वो वर्ष 1991 में भारत में इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद आती है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। इस योजना का लक्ष्य जो हमने रखा था वो 5.6% लक्ष्य रखा। हासिल जो हमने किया वो 6.8% लक्ष्य को हमने हासिल किया। इसकी शुरुआत नए आर्थिक दृष्टिकोण से हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास रहा था। इस योजना के अंतर्गत भारत में विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। मतलब भारत जो है वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही WTO का सदस्य बना। WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका मुख्यालय है। आगे हम पढ़ेंगे इसी में इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और भारत के जो प्रमुख बैंकिंग संगठन हैं और इम्पोर्टेंट जो बॉडीज़ हैं वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे विविध में मिसलिनियस में। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, ये आपके 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से लागू होगी, 31 मार्च 2002 तक चलती है। 6.5% यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। 5.4% लक्ष्य को हमने हासिल किया। कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ये आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। इसके बाद हम देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक ये योजना चलती है। जो इसका लक्ष्य था 8% था, हासिल हमने 7.6% किया। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना इसका लक्ष्य था। उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि द्वारा समानताओं को कम करना, वनों के विस्तार को वर्ष 2007 तक 25% एवं वर्ष 2012 तक 33% तक लाना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चलती है। 9.0% हमने यानी कि 9% लक्ष्य रखा। 8% लक्ष्य को हमने हासिल किया। बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना शामिल था। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार के नव अवसरों का सृजन, पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक वित्तीय संकट से कैसे निपटा जाए, इस योजना का लक्ष्य था। 12वीं जो इस पंचवर्षीय योजना के समय, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, जो वॉल स्ट्रीट क्राइसिस करके अमेरिका में आया था ना, तो उसी को नज़र रखते हुए इसमें वैश्विक वित्तीय संकट से भी कैसे निपटा जाए। मतलब जो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं जब वो फैल कर जाएंगी तो उस समय कैसे उसको टैकल किया जाए, इसी के संबंध में इसको वैश्विक वित्तीय संकट इसका भी लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक लक्ष्य 8% रखा था और ये पहले ख़त्म हो जाती है, यानी कि 2014 को ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 2014 में एनडीए गवर्नमेंट बनती है, यानी कि बीजेपी की सरकार बनती है और ये योजना समय से पहले ही ख़त्म कर दी गई और इसके जगह पे जो नीति आयोग है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन जो नीति आयोग था, पहले मैं यहाँ पे आपके इसके लक्ष्य बता देता हूँ 12वीं पंचवर्षीय योजना को, उसको हम डिस्कस बाद में करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं आर्थिक समावेशी विकास, पर्यावरण का संरक्षण, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो मतलब 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें हम आगे बात करते हैं तो ये आपके फैक्ट दिए गए हैं और आयोग की संरचना के, नीति आयोग की संरचना के बारे में भी आगे बताया गया है। तो पहले फैक्ट डिस्कस करते हैं, इसके बाद नीति आयोग को ही डिस्कस करेंगे सीधा। वर्ष 1947 से वर्ष 1990 तक की अवधि के दौरान 7 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गईं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोविस के विचारों पर आधारित थी।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र पर बल दिया गया था। 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि नीति आयोग में भी जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान समय में, वो देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि नीति आयोग में वर्तमान समय पर नरेंद्र मोदी हैं। और उस समय जब योजना आयोग शुरू हुआ था तब भी अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। तो जब पहली योजना आयोग शुरू किया गया तो उस समय भी जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। पंचवर्षीय योजनाओं का युग योजना आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुआ और उल्लेखनीय है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो ये आपके मोटक सिंह अहलुवालिया जो थे, ये आपके योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद आता है नीति आयोग। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले से अपने भाषण में योजना आयोग को भंग करने का विचार प्रस्तुत किया। यानी कि ये पूछ लिया जाता है कि इसके भंग करने की घोषणा कब की गई थी और योजना आयोग लागू कब हुआ। तो ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। यानी कि जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और 15 अगस्त 2024 जो 2014 था, जो पहला भाषण था प्रधानमंत्री का, उस समय इन्होंने योजना आयोग को भंग करने का विचार प्रस्तुत किया था और जो कि कर दिया गया था। जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग ये आपका, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ऐसे दिखते हैं नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग जो होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूर्ण रूप होता है। इसमें अगर हम बात करें तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। और नीति आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे ये आपके अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष थे। आयोग की संरचना के बारे में बात करें तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तदर्थ सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं और संचालन परिषद तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। यानी कि सीओ, जो टॉप सीओज होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि वो अपने आइडियाज़ प्रस्तुत कर चुके हैं। तो इसकी ये संरचना होती है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और जो तदर्थ सदस्य होते हैं अग्रणी अनुसंधान संस्थान होते हैं, बारी बारी से 2 पदेन सदस्य इसमें बनते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो अधिकतम होते हैं 4 सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। अभी आप देखते होंगे कि मीटिंग आयोजित होती है और अभी नीति आयोग की कुछ ही दिन पहले मीटिंग हुई थी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे आए थे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस मीटिंग को किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित में प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, यानी कि इसमें कुछ ऐसे विशेषज्ञों को भी विशेष आमंत्रित के थ्रू ऐड किया जाता है जो अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल रखते हैं, तो उनको भी विशेष आमंत्रित के थ्रू यहाँ पे ऐड किया जाता है इसमें नीति आयोग में। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। तो ये थी आपकी आर्थिक नियोजन से संबंधित सारी जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कृषि और उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो एग्रीकल्चर जो आपके टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर और उसके बाद उद्योग, आगे हम 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दें ये पीडीएफ जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम पे आपको क्विज़ भी देखने को मिलेंगी हर टॉपिक वाइज की। जैसे ये अभी मैंने आर्थिक नियोजन कराया और पंचवर्षीय योजनाएं कराई, तो इनकी आपको जो 9 AM पे डेली
स्पेशल क्विज इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 25 से 30 वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं और पीडीएफ भी साथ साथ में प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं अगर आप लोग तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।